जब ऐसे चिकने चेहरे। दोस्तों, दुनिया जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से जानती है और जिनकी एक्टिंग की मिसालें दी जाती हैं, उनकी ना तो फिल्मों में कोई रुचि थी और ना ही उन्होंने कभी ये सोचा था कि वो एक दिन दिलीप कुमार के नाम से फिल्म इंडस्ट्री में एक मशहूर एक्टर बनेगी। दिलीप कुमार के पिता मुंबई में फलों के बड़े कारोबारी थे। तो शुरुआती दिनों में ही दिलीप कुमार को अपने पारिवारिक कारोबार में शामिल होना पड़ा था। तब दिलीप कुमार कारोबार में मोहम्मद सरवर खान के बेटे यूसुफ सरवर खान हुआ करते थे। एक दिन किसी बात पर पिता से उनकी कहासुनी हो गई तो दिलीप कुमार पुणे चले आए। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए अंग्रेजी जानने के चलते उन्हें पुणे के ब्रिटिश आर्मी की कैंटीन में असिस्टेंट की नौकरी मिल गई। दोस्तों, वहीं उन्होंने अपना एक सैंडविच काउंटर खोला जो अंग्रेज सैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था। लेकिन इसी कैंटीन में एक दिन भारत की आजादी की लड़ाई का समर्थन करने के चलते उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा था और उनका काम बंद हो गया था। अपने इन अनुभवों का जिक्र दिलीप कुमार जी ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड शैडो में बखूबी किया है। यूसुफ खान फिर से मुंबई लौट आए और पिता के काम में हाथ बटाने लगे। तकिए बेचने का काम भी उन्होंने शुरू किया जो कामयाब नहीं हुआ। पिता ने नैनीताल जाकर सेब का बगीचा खरीदने का काम उनको सौंपा तो यूसुफ महज 100 रुपए की अग्रिम भुगतान पर समझौता कराए। हालांकि इसमें बगीचे के मालिक की भूमिका ज्यादा थी, लेकिन यूसुफ को पिता की शाबाशी खूब मिली। ऐसे ही कारोबारी दिनों में आमदनी बढ़ाने के लिए ब्रिटिश आर्मी कैंट में लकड़ी से बनी काट सप्लाई करने का काम करने के लिए यूसुफ खान को एक दिन दादर जाना पड़ा। वे चर्च गेट स्टेशन पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां जान पहचान वाले साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मसानी मिल गए। डॉक्टर मसानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहे थे। उन्होंने यूसुफ खान से कहा कि चलो, क्या पता तुम्हें वहां कोई काम मिल जाए। पहले तो यूसुफ खान ने मना कर दिया, लेकिन किसी मूवी स्टूडियो में पहली बार जाने का जो आकर्षण था उससे वे अपने आप को नहीं बचा पाए। उन्हें क्या मालूम था दोस्तों कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। बॉम्बे टॉकीज उस दौर की सबसे कामयाब फिल्म प्रोडक्शन हाउस थी। उसकी मालकिन देविका रानी फिल्म स्टार होने के साथ साथ एक बहुत ही अत्याधुनिक औरत थी और दूरदर्शी भी थी। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखा कि जब वे लोग उनके कैबिन में पहुंचे तब उन्हें देविका रानी एक बहुत ही गरिमामयी महिला लगी थी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार का परिचय कराते हुए देविका रानी से उनके लिए काम की बात कर दी। देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम्हें उर्दू आती है। दिलीप कुमार हाँ में जवाब देते उससे पहले ही डॉक्टर मसानी देविका रानी को पेशावर से मुंबई पहुंचे उनके परिवार और फलों के कारोबार के बारे में बताने लगे। इसके बाद देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा कि क्या तुम एक्टर बनोगे। इस सवाल के साथ देविका रानी ने उन्हें 1250 रुपये मासिक की नौकरी ऑफर कर दी। डॉक्टर मसानी ने दिलीप कुमार को इसे स्वीकार कर लेने का इशारा भी कर दिया था, लेकिन दिलीप कुमार ने देविका रानी के ऑफर के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पास न तो काम करने का कोई एक्सपीरियंस है और ना ही वो सिनेमा को समझते हैं। तब देविका रानी ने दिलीप कुमार से पूछा था कि तुम फलों के कारोबार के बारे में कितना जानते हो। तो दिलीप कुमार का जवाब था कि जी मैं सीख रहा हूँ। देविका रानी ने तब दिलीप कुमार को कहा कि जब तुम फलों के कारोबार और फलों की खेती के बारे में सीख रहे हो, फिल्म मेकिंग और अभिनय के बारे में भी धीरे धीरे सीख ही लोगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे एक युवा, गुड लुकिंग और पढ़े लिखे एक्टर की जरूरत है। मुझे तुम एक अच्छा एक्टर बनने की जो योग्यता है वो दिखाई दे रही है। साल 1943 में दोस्तों 1250 रुपए की रकम कितनी बड़ी होती थी इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। दिलीप कुमार को यह सालाना ऑफर लगा था। वो सोच रहे थे कि मुझे 1250 रुपए एक साल में मिलेंगे,
उन्होंने डॉक्टर मसानी से इसे दोबारा कंफर्म करने के लिए कहा, और जब मसानी ने उन्हें देविका रानी से कंफर्म करके बताया कि 1250 रुपये महीना मिलेंगे आपको, तब जाकर दिलीप कुमार को यकीन हुआ और वे इस ऑफर को स्वीकार करके बॉम्बे टॉकीज के अभिनेता बन गए। बॉम्बे टॉकीज में शशिधर मुखर्जी और अशोक कुमार के अलावा दूसरे नामचीन लोगों के अभिनय की बारीकियां सीखने लगे। काम के लिए उनको सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक स्टूडियो में होना होता था। एक सुबह जब वे स्टूडियो पहुंचे दोस्तों, तो उन्हें संदेशा मिला कि देविका रानी ने उन्हें अपने कैबिन में बुलाया है। इस मुलाकात के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में बताया है कि उन्होंने अपनी शानदार अंग्रेजी में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक एक्टर के तौर पर लॉन्च करना चाहती हूँ। ऐसे में यह विचार बुरा नहीं है कि तुम्हारा एक स्क्रीन नेम हो, ऐसा नाम जिससे दुनिया तुम्हें जानेगी और ऑडियंस तुम्हारी रोमांटिक इमेज को उससे जोड़कर देखेगी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। मेरे ख्याल से दिलीप कुमार एक अच्छा नाम है। जब मैं तुम्हारे नाम के बारे में सोच रही थी तो यह नाम अचानक मेरे दिमाग में आ गया। तुम्हें यह नाम कैसा लगा? दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यह सुनकर उनकी बोलती बंद हो गई थी और वे नई पहचान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने देविका रानी से कहा कि यह नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसा करना वाकई जरूरी है? देविका रानी ने मुस्कुराते हुए दिलीप कुमार से कहा कि ऐसा करना बुद्धिमानी भरा होगा। देविका रानी ने दिलीप कुमार से कहा कि काफी सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंची कि तुम्हारा स्क्रीन नेम होना ही चाहिए। हालांकि ये भारत की आजादी से पहले का दौर था दोस्तों, और उस वक्त हिंदू और मुस्लिम को लेकर समाज में बहुत ज्यादा कटुता की स्थिति नहीं थी, लेकिन कुछ सालों के भीतर ही भारत और पाकिस्तान के बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पर बंटवारा हो गया था। लेकिन देविका रानी को बाजार की बहुत ज्यादा समझ थी। उनको मालूम था कि किसी ब्रांड के लिए दोनों समाज के लोगों के बीच स्वीकृति होनी बहुत ही जरूरी है। हालांकि ऐसा नहीं था कि मुस्लिम कलाकारों को अपना नाम बदलना पड़ रहा था और स्क्रीन नेम दूसरा रखना पड़ रहा था। दिलीप कुमार से पहले देविका रानी अपने पति हिमांशु राय के साथ मिलकर कुमुदलाल गांगुली को अपनी अछूत कन्या फिल्म से अशोक कुमार के तौर पर स्थापित कर चुकी थी दोस्तों। साल 1943 में अशोक कुमार की फिल्म किस्मत सुपर डुपर हिट हुई थी। इस फिल्म की कामयाबी ने अशोक कुमार को देखते ही भारतीय फिल्म सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया था। ऐसे में बहुत संभव है किस्मत फिल्म से होने वाली कमाई को देखते हुए ही यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार कर दिया गया अशोक कुमार की तर्ज पर। हालांकि ये सब बातें दिलीप कुमार को मालूम नहीं थी। ये बात और थी कि वे हर दिन अशोक कुमार के साथ घंटों बिताते थे और उनसे एक्टिंग के गुर सीखते थे और उन्हें भैया कहकर बुलाते थे। यूसुफ खान के तौर पर वे देविका रानी के तर्कों से सहमत तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस पर विचार करने का वक्त मांगा था। देविका रानी ने कहा कि ठीक है, विचार करके बताओ, लेकिन जरा जल्दी बताना। देविका रानी के कैबिन से निकलकर वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन उनके दिमाग में दिलीप कुमार नाम चल रहा था। ऐसे में शशिधर मुखर्जी ने जब उनसे पूछ लिया कि वे किस सोच में हैं, तब दिलीप कुमार ने देविका रानी से हुई बातचीत के बारे में उनसे बताया। 1 मिनट के लिए ठहरकर शशिधर मुखर्जी ने उनसे जो कहा उसका जिक्र दिलीप कुमार ने किया है। उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से देविका ठीक कह रही है। उन्होंने जो नाम सुझाया है उसे स्वीकार करना तुम्हारे लिए फायदे की बात रहेगी। यह बहुत ही अच्छा नाम है। ये बात दूसरी है कि मैं तुम्हें यूसुफ के नाम से ही जानता रहूंगा। साल 1944 में प्रदर्शित फिल्म ज्वार भाटा से दिलीप कुमार के करियर की शुरुआत हुई, लेकिन दोस्तों यह फिल्म फ्लॉप हो गई। पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित बॉलीवुड टॉप 20 सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा किताब के लिए दिलीप कुमार पर लिखे लेख में वरिष्ठ फिल्म पत्रकार राउफ अहमद ने लिखा कि ज्वार भाटा की रिलीज पर उस वक्त हिंदी फिल्मों पर नजर रखने वाली प्रमुख पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने लिखा कि फिल्म में लगता है किसी मरियल और भूखे दिखने वाले शख्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका सिने हेराल्ड में पत्रिका के संपादक BR चोपड़ा ने दिलीप कुमार के अभिनय की तारीफ की। दोस्तों, दिलीप कुमार की पहली फिल्म भले न चली हो, लेकिन देविका रानी के अनुमान के मुताबिक ही दिलीप कुमार का सितारा बुलंदियों पर पहुंचकर रोशन होता रहा और कुमार सरनेम का ऐसा जादू चला कि देखते ही देखते भारतीय फिल्म जगत में वे दिलीप कुमार बनकर सामने। दिलीप कुमार ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उसमें महज मुगल आजम में वे मुस्लिम किरदार में नजर आई।
बाकी सभी फिल्मों में वो एक हिंदू के तौर पर कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर और कभी विजय बनकर सामने आई। दोस्तों, दिलीप कुमार ने अपने कैरियर की शुरुआत, जो कि हमने पहले भी बताया है, फिल्म ज्वार भाटा से की थी, जो वर्ष 1944 में आई थी। हालांकि यह फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उनकी जो पहली हिट फिल्म थी उसका नाम था जुगनू, जो 1947 में रिलीज हुई थी, जिसने बॉलीवुड में दिलीप कुमार को स्टार बनाकर खड़ा कर दिया था। 1949 में फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार ने पहली बार राज कपूर जी के साथ काम किया था। यह भी एक हिट फिल्म साबित हुई थी दोस्तों। इसके बाद 1951 में दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में उन्होंने एक गंभीर अभिनेता के रूप में कार्य किया, जिससे वे ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हो गए। 1960 में मुगले आजम में एक राजकुमार का किरदार उन्होंने निभाया, जिनका नाम जहांगीर था। इसके बाद राम और श्याम में दिलीप कुमार द्वारा निभाया गया दोहरी भूमिका आज भी लोगों को गुदगुदाने में सफल साबित होती है। 1970, 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में काम किया। इस समय की उनकी प्रमुख फिल्में थी दोस्तों क्रांति, जो कि 1981 में आई थी, विधाता 1982 में आई, दुनिया 1984 में आई, कर्मा 1986 में आई, इज्जतदार 1990 में और सौदागर 1991 में। एक फिल्म 1998 में भी आई जिसका नाम था किला, जो कि बहुत बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी और ये उनकी आखिरी फिल्म थी। दोस्तों, साल 1944 में दिलीप कुमार की मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेत्री मधुबाला से हुई थी, जिसके बाद महज 18 वर्ष की मधुबाला के मन में दिलीप कुमार के लिए प्रेम जागा था। उस समय दिलीप कुमार की उम्र 21 वर्ष थी। साल 1951 में इन दोनों ने दोबारा एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था तराना। कहा जाता है कि फिल्म मुगले आजम की शूटिंग में 9 साल का समय लगा था, जिस दौरान इन दोनों का प्रेम और ज्यादा गहरा हो गया था। मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन मधुबाला का परिवार इसके खिलाफ था। 1958 में आयातुल्ला खान ने कोर्ट में दिलीप कुमार के खिलाफ मुकदमा भी किया था, जिसमें वह दोनों के प्रेम संबंधों को खत्म करना चाहते थे। दोस्तों, दिलीप कुमार जी की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से वर्ष 1966 में हुई थी। विवाह के समय दिलीप कुमार की उम्र 44 वर्ष थी और सायरा बानो 22 वर्ष की थी। दोस्तों, 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने एक दूसरी शादी भी कर ली थी, एक आसमा नाम की औरत से। दोस्तों, इस महान फनकार की जो मृत्यु है वो 7 जुलाई 2021 में हुई, जिसमें उनको हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उस समय वो 98 साल के थे और लगभग सब कुछ भूल चुके थे। वो उनको अब कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन थे, क्या थे। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई थी भूलने की, जिसके कारण वो अपना सब कुछ भुला चुके थे। उनको कुछ भी याद नहीं था और 98 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो प्यारे मित्रों, ये थी कुछ बातें महान अभिनेता दिलीप कुमार जी के बारे में। आपको वो पोस्ट कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी पोस्ट के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जब ऐसे चिकने चेहरे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। न तू ज़मीं के लिए आप सा कोई नहीं वाली।